अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं टी.एस. इलियट की एक पोएम द हॉलो मैन को। यहां पर टी.एस. इलियट ने द हॉलो मैन जो पोएम लिखी है, इसके अंदर एम्प्टीनेस ऑफ माइंड को शो किया गया है। एम्प्टीनेस ऑफ माइंड के लिए हमारे पास जो एपिग्राफ दो सेंस में यूज किए गए हैं। एक कर्ट्स का एपिग्राफ है जो हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है, जो एम्प्टीनेस ऑफ माइंड की तरफ इशारा करता है। दूसरा अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय, जो कि 5 नवंबर 1605 को इसको इंप्रिजन कर दिया गया था, उसकी तरफ ये इशारा करता है। अगर बात की जाए द हॉलो मैन की, तो ये एक लॉन्ग पोएम है जिसके 5 सेक्शंस हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर फर्स्ट सेक्शन ऐड किया गया है। इस फर्स्ट सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ये वाला सेक्शन एक फ्री वर्स जिसके अंदर मीटर और राइम स्कीम नहीं है, हमारे सामने है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट यूज की गई है उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और लास्ट पर जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर यूज की गई हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द हॉलो मैन को। इसके टाइटल से ही मेंशन है कि इंसान जो है वो खोखले हैं। हॉलो मैन, खोखले इंसान। अब कौन से इंसान खोखले हैं? यहां पर पोएट ने मॉडर्न लाइफ के जो पर्सन्स हैं या पीपल हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है, और उनके बारे में ये बताया गया है कि मॉडर्न मैन जो है वो स्पिरिचुअली हॉलो हो चुका है, वो सोशली हॉलो हो चुका है, उसके अलावा वो एथिकली जो है वो हॉलो नजर आता है, वो मॉरली हॉलो नजर आता है। उसके अंदर कोई आला किस्म के थॉट्स जन्म नहीं लेते, कोई क्रिएटिविटी जन्म नहीं लेती। वो बस एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने वाले और एक दूसरे के सहारे पर जीने वाले और दूसरों पर उम्मीदें लगा के जीने वाले लोग हैं। उनके अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि तारीख रकम करने वाले हिस्टोरिकल पर्सन्स के अंदर पाई जाती है, ऐसे लोगों के अंदर नहीं है। मतलब जंग के बाद के जो हालातों वाकयात हैं उनकी तरफ भी इशारा किया गया है कि जब जंग हो जाती है तो उसके बाद की जो सिचुएशन होती है वो इंसान हर लिहाज से डिप्राइव होते हैं और सोचने समझने की हिस्स तक उनकी खत्म कर दी जाती है, और वो डिप्राइव्ड पर्सन्स हमारे सामने हैं और उनको कैसे पोर्ट्रेट किया गया रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इस पोएम में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूस भरे इंसान हैं। स्टफ्ड का मतलब है तिनके भरे हुए होना, तूड़ी भरी हुई होना। आप देखें फर्स्ट लाइन के अंदर मेटाफोरिकल अंदाज में हालो का वर्ड यूज किया गया है जिसे हम खाली कहते हैं, और दूसरी लाइन में स्टफ्ड का वर्ड यूज किया गया है जिसे हम भूस भरा हुआ इंसान कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले उसने खाली कहा और बाद में कहा कि अगर इंसान के अंदर कुछ है भी तो सिवाय तिनकों के और तूड़ी के कुछ नहीं है। मतलब कोई आला कैरेक्टरिस्टिक इंसान के अंदर नहीं पाई जाती। ये मॉडर्न लाइफ जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया। लीनिंग टुगेदर, और इंसान एक दूसरे के सहारे पर झुके हुए हैं। लीनिंग सहारा लेके झुके हुए होना और खड़े होना, टुगेदर एक दूसरे के सहारे पर। मतलब अपने कदमों पर खड़े होने की जुर्रत किसी की नहीं है, वो एक दूसरे का सहारा लेके तो झुके हुए हैं, खड़े हुए हैं। हेड पीस फील्ड विद स्ट्रॉ, इनके जो माइंड हैं वो तिनकों से भरे हैं। अलास, अफसोस की बात यह है। देखें यहां पर ब्रेन या माइंड का वर्ड यूज नहीं किया गया। ब्रेन और माइंड की जगह पर पोएट ने हेड पीस का वर्ड यूज किया है, जो इशारा करता है कि मॉडर्न मैन को किस अंदाज में डील किया जा रहा है, क्योंकि इंसान के अंदर कोई खसूसियत ही नहीं है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। ये तो इंसान की तजलील की जा रही है, उसकी तारीफ या अप्रिसिएशन की बजाय। तो कहता है हेड पीस फील्ड विद स्ट्रॉ, अलास, अफसोस ये है कि इनके जो खोपड़ियां हैं वो तिनकों से भरी हुई हैं। अवर ड्राइड वॉइसेस, अब इंसान की जो आवाजें हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है इन लाइंस में। कहते हैं हमारी जो खुश्क आवाजें हैं, व्हेन वी विस्पर टुगेदर,
जब हम सरगोशी करते हैं, वो वॉइस भी कैसी है, जो कि बहुत ज्यादा आला कन्वर्सेशन नहीं है या कोई नेगोटिएशन नहीं है, ये है विस्पर, सरगोशियां। सरगोशियां होता है हल्की आवाज में बात करना, कानों में बात करना, धीरे से बात करना, डरते डरते सहमे सहमे बात करना। तो यहां पर देखें कि अवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी ये जो खुश्क आवाजें हैं, व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम सरगोशियां करते हैं तो वो कैसी हैं, आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, वो बिल्कुल सुकूत और खामोशी वाली और बेमानी है। नंबर एक तो वो खामोशी वाली आवाजें हैं, और नंबर दो, उन आवाजों के अंदर कोई बड़े मफाहीम नहीं पाए जाते, बिल्कुल मीनिंगलेस बेमानी बातें होती हैं। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, इस तरह करके वो फजूल बातें जो है ना इधर उधर की घुमा फिरा के इंसान कर रहे हैं। कोई मेन मगज वाली बात जो है वो उसके मुंह से निकलती नहीं है। नेक्स्ट, वो कैसी आवाजें हैं, उनको कंपेयर किया गया है एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे कि खुश्क घास के ऊपर जब हवा चलती है तो जो हवा की आवाज आती है, इस तरह की हमारी आवाजें हैं। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर टूटे हुए शीशे के ऊपर जो चूहे के कदमों की आवाज होती है, इस तरह की हमारी आवाजें हैं। यहां पर खुश्क आवाजें सरगोशियों की तरह हैं, जो खुश्क हवा पर चलने वाली हवा की मानद या फिर शीशे पर चलने वाले चूहों की मानद है। नेक्स्ट लाइन नंबर 10 है, इन अवर ड्राई सेलर, हमारे खाली खानों में। ड्राई सेलर तह खाने को भी कहते हैं, और ड्राई सेलर से मुराद यह है कि हमारे खुश्क खाने, जो दिमाग के खुश्क खाने हैं, उनके अंदर शेप विदाउट फॉर्म, हम ऐसे लोग हैं जिनकी कोई फॉर्म ही नहीं है, मतलब हमारी बनावट ही नहीं है, ऐसी शक्ल है जिसकी बनावट ही कोई नहीं। शेड विदाउट कलर, और ऐसे साए हैं जिनका रंग ही कोई नहीं। आपको पता है साया बनाने के लिए रंग का होना जरूरी है, तो ऐसी शक्ल जिसकी शेप कोई नहीं, ऐसा साया जिसमें रंग कोई नहीं, ऐसी तस्वीर कशी है हमारी। पैरालाइज्ड फोर्स, और हमारी ताकत मफलूज हो चुकी है। पैरालाइज से मुराद है फालिज ज़दा होना, मफलूज होना। फोर्स से मुराद पावर है, मतलब हमारी ताकत मफलूज हो चुकी है। जेस्चर विदाउट मोशन, और हमारे जो इशारे हैं वो बगैर हरकत के हैं। मिसाल के तौर पर यह समझ लें कि इंसान अपनी तरफ से बड़े इशारे कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है, लेकिन उन इशारों के अंदर हरकत ही कोई नहीं है। मतलब जस्ट वो ये जाहिर करना चाहता है कि वो बड़े इशारे कर रहा है, हालांकि मोशन ही कोई नहीं, हरकत ही कोई नहीं, बेहिस्सो हरकत उनके इशारे हैं। तो वो कैसे इशारे हैं? तो पैरालाइज्ड फोर्स है, जेस्चर के अंदर मोशन कोई नहीं है। तो दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो गुजर चुके हैं। क्रॉस का मतलब है जो मर चुके हैं, जो गुजर चुके हैं। विद डायरेक्ट आईज, अपनी सीधी आंखें जमा कर, टू डेथ्स अदर किंगडम, दुनिया में जो रहते थे अब वो मौत की दूसरी सल्तनत या वादी में जा चुके हैं, तो मौत की सल्तनत में वो गुजर चुके हैं। यहां पर यह बताया गया है कि वो लोग जो यहां से चले गए और मौत की सल्तनत में चले गए, आंखों में आंखें, या दूसरे लफ्जों में मौत की आंखों में आंखें डाल के जो यहां से चले गए, वो क्या है? रिमेंबर अस, अगर हमें याद करते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर अस अगर हमें याद करें, इफ एट ऑल, ये जो वर्ड है ना इफ एट ऑल, इसका मतलब है पहली तो बात यह है कि वो हमें याद करते ही नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं है हमें याद करें, क्योंकि हम याद रहने के काबिल ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है कि कोई हमें याद कर सके। और साथ उसने कहा रिमेंबर अस, अगर वो याद करें, इफ एट ऑल, अगर वो करें, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, तो फिर वो हमें कोई तेजो तुंद इंसानों के तौर पर याद नहीं करेंगे। वायलेंट शदीद के लिए यूज करते हैं, मतलब बहादुर के लिए यूज करेंगे, शदीद के लिए, तेजो तुंद के लिए, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ऐसी रूहों के तौर पर वो नहीं यूज करेंगे। अगर याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? बट ओनली एज द हॉलो मैन, महज हमें खोखला इंसान समझेंगे, या फिर स्टफ्ड मैन समझेंगे, द स्टफ्ड मैन, भूस भरा इंसान समझेंगे। अब चलते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो देखा जाए तो इस पोएम के अंदर फर्स्ट टू लाइंस में मेटाफर यूज किया गया है हॉलो मैन का और स्टफ्ड मैन का।
कि इंसान को उसने हालो कहा है और स्टफ्ड कहा है, भूस भरा इंसान कहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सिमिली की, तो अगर लाइन नंबर 8 को देखें तो इसके अंदर सिमिली मिलेगी। मेटाफर ये था कि दो चीजों को कंपेयर करना विदाउट एज और लाइक का वर्ड, मतलब लाइक और एज के बगैर दो चीजों को कंपेयर करना उनकी एक जैसी खसूसियात की वजह से या उनकी मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से। तो सिमिली का मतलब है कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विद लाइक और एज या लाइक का वर्ड यूज करके दो मुख्तलिफ चीजों का मुवाजना करने को सिमिली कहती हैं। अगर हम देखें तो 5 नंबर लाइन से लेके 10 नंबर लाइन तक सिमिली यूज की गई है, जैसा कि अवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास। हमारी जो आवाजें हैं वो घास की तरह हैं, घास में चलने वाली हवा की तरह हैं। तो हमारी आवाज को कंपेयर किया गया है हवा के साथ, या फिर हमारी आवाज को कंपेयर किया गया है रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, चूहे के कदमों के साथ। तो ये जो कंपैरिजन है हमारी आवाज का हवा के साथ या फिर चूहे के कदमों की आवाज के साथ, तो ये सिमिली यूज की गई है। उससे आगे अगर एंजेममेंट की बात की जाए तो रन ऑन लाइन को एंजेममेंट कहते हैं। जब हम एक लाइन पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ना पड़ता है, तो उसे एंजेममेंट कहते हैं। जैसे कि अवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन, हमारी आवाजें जब, अब क्या जब है आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो इसका मफहूम क्लियर होगा, जिसे हम एंजेममेंट कहते हैं। जब हम सरगोशी करते हैं टुगेदर आपस में, और आर क्वाइट मीनिंगलेस, वो बिल्कुल बेमानी है। तो ये दोनों एंजॉयमेंट की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह एज लास्ट एंजॉयमेंट है। ओनली क्या है आगे समझ नहीं आ रही तो नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे, ये भी एंजॉयमेंट की एक एग्जांपल है। इसी तरह करके एंजॉयमेंट जो है वो हमारे सामने है। देखते हैं जी एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स इन द सेम लाइन विद द स्टार्ट ऑफ द वर्ड। लफ्ज के स्टार्ट पर जब एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड को या कॉन्सोनेंट लेटर्स को रिपीट किया जाता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड अगर वर्ड के स्टार्ट पर एक ही लाइन में आए तो ये एलिट्रेशन होगा। जैसा कि लाइन नंबर 6, 11 और 14 जो है वो एलिट्रेटिव लाइंस हमारे सामने हैं। लाइन नंबर 6 में अगर हम देखें तो वी विस्पर, डब्ल्यू का जो लेटर है और साउंड है कॉन्सोनेंट, ये रिपीटेड है जिसे हम एलिट्रेशन कहेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू। उसके बाद 11 नंबर लाइन में अगर हम देखें तो हमारे पास शेप और शेड के अंदर जो एस एस का कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीटेड है, जो एलिट्रेशन की एग्जांपल है। लाइन नंबर 14 में अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट और डेथ्स दोनों जो है वो डी डी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्ट पर आ रहा है, जो कि एलिट्रेशन की एक एग्जांपल है। उसके बाद बात की जाए एसोनेंस की, तो एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल लेटर्स और साउंड। एक ही लाइन के अंदर जब वाउल लेटर्स का या साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसे एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि लाइन नंबर 4, 5, 6, 8, 11 के अंदर हमें एसोनेंस की एग्जांपल देखने को मिलेंगी। फील्ड विद, ये जो आई का लेटर है ये एक वाउल साउंड है जो कि रिपीटेड हो रहा है, तो ये एसोनेंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर लाइन नंबर 5 में देखें, ड्राइड वॉइसेस के अंदर भी आई और ई ये जो है वो रिपीटेड साउंड और लेटर्स, और व्हेन के अंदर भी रिपीटेड साउंड और लेटर्स जो है वो हमें एसोनेंस की एग्जांपल दे रहा है। अगर नेक्स्ट देखें तो लाइन नंबर 6 के अंदर भी हमें जो है वो विस्पर के अंदर ई और इसी तरह टुगेदर के अंदर ई, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। अगर नेक्स्ट देखें तो लाइन नंबर 8 के अंदर हमें एसोनेंस नजर आएगा, जैसा कि विंड और इन, ये आई का लेटर जो कि वाउल साउंड है ये रिपीटेड है देखने को मिलेगा। लाइन नंबर 11 में अगर हम देखें तो शेड और शेप के अंदर जो ए लेटर है जो एक वाउल साउंड दे रहा है वो रिपीटेड होता हुआ नजर आएगा, जिसे हम एसोनेंस कहते हैं। आगे देखें तो एनाफोरा यूज किया गया है। इस पोएम के अंदर जो एनाफोरा यूज किया गया है, सबसे पहले देखते हैं एनाफोरा किसे कहते हैं। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन 2 और मोर देन 2 लाइन्स, 2 या 2 से ज्यादा लाइनों में जब एक ही लफ्ज के साथ या एक ही फ्रेज के साथ लाइन को स्टार्ट किया जाता है तो इसे एनाफोरा कहते हैं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लाइनें होंगी और एक ही लफ्ज के साथ वो लाइनें शुरू हो रही होंगी या एक ही फ्रेज के साथ वो लाइन शुरू हो रही होगी, तो इस टेक्निक को एनाफोरा कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर लिखा हुआ है वी आर द,
hollow man, we are the stuffed man। तो we are the, ये रिपीटेड फ्रेज यूज किए गए हैं, वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनको हम एनाफोरा कहेंगे। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन इस पोएम में हमें देखने को मिलेगी। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि किसी बेजान चीज की इस तरह तारीफ करना कि वो जानदार लगना शुरू हो। टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान को जानदारों की ट्रेड्स या खसूसियात से नवाजा जाना। अगर हम देखें लाइन नंबर 14 में, तो वो कहता है विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम। अब डेथ को सल्तनत के साथ कंपेयर जो किया गया है, या सल्तनत की जो ट्रेट दी गई है, असल में सल्तनत इंसानों की होती है। तो यहां पर जो डेथ्स अदर किंगडम का वर्ड यूज किया गया है, ये पर्सोनिफिकेशन की एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो कैयुरा का इस्तेमाल भी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। कैयुरा कहते हैं जब पंक्चुएशन मार्क के जरिए किसी सेंटेंस के अंदर पॉज या ब्रेक किया जाता है तो इसको कैयुरा कहते हैं। जैसा कि शेप विदाउट फॉर्म के बाद कोमा यूज किया गया, पैरालाइज्ड फोर्स के बाद कोमा यूज किया गया, और इसी तरह कोई और पंक्चुएशन मार्क के जरिए जब सेंटेंस में या एक लाइन में ब्रेक किया जाता है, जैसा कि विद डायरेक्ट आइज के आगे कोमा यूज किया गया है, तो ये जो है सोल्स के बाद, वायलेंट सोल्स के बाद कोमा यूज किया गया है, तो ये पॉज क्रिएट करने के लिए जो टेक्निक है उसे कैयुरा कहते हैं। आगे हम देखें तो इस पोएम के अंदर मुख्तलिफ इमेजेस यूज किए गए हैं, जैसा कि हेड पीसीस, ड्राई ग्रास, स्ट्रॉ, रैट्स फीट, ब्रोकन ग्लास, ड्राई सेलर, ये सारे इमेजेस के तौर पर इस पोएम में हमें मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।